आप लोग के डिमांड के अनुसार आज हम झारखंड की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को हम बताएं, झारखंड की ज्योग्राफी चाहे वह लो लेवल की एग्जाम हो, चाहे वह हाई लेवल की एग्जाम हो, किसी भी लेवल की एग्जाम हो, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, अब आपसे झारखंड की ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जस्ट उसी प्रकार से अब हम झारखंड की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो यह होगा, यह हिस्ट्री का प्रथम लेसन होगा। आप इसे अच्छे ढंग से समझिए, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे फैक्ट के साथ। अगर फिर भी किसी तरह की परेशानी या प्रॉब्लम हो जाती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि द यूनिक क्लासेस की फैमिली मेंबर बढ़ सके और द यूनिक क्लासेस अधिक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता करवा सके। आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा कालीन इतिहास, या जो झारखंड का या लेसन होगा, झारखंड हिस्ट्री का प्रथम लेसन होगा। झारखंड इतिहास पढ़ने से पहले हम आप लोग को कुछ जानकारी बता दें दोस्तों कि झारखंड बिहार राज्य से अलग हुआ। झारखंड बिहार राज्य से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। या बिहार का दक्षिणी भाग, झारखंड अगर पूछा जाए झारखंड बिहार के किस साइड में स्थित है, तो बिहार के दक्षिणी साइड में स्थित है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी साइड में स्थित है। छत्तीसगढ़ एवं यूपी के पूर्वी साइड में स्थित है और उड़ीसा के उत्तरी साइड में स्थित है। आइए हम आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आप चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक याद रख पाएँ। मानिए कि यह जो है यह झारखंड का मैप है। ऐसे मैप ये पूर्ण रूपेण बना नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। आप यहाँ बिहार है, यहाँ देखिए बिहार है, और बिहार के ये पूरा का पूरा आपका झारखंड राज्य है। बिहार के दक्षिण में झारखंड स्थित है। अगर यहाँ पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल के दक्षिण में झारखंड स्थित है। छत्तीसगढ़ यहाँ है और यूपी यहाँ है। यूपी और छत्तीसगढ़ के पूर्व में झारखंड स्थित है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के उत्तर साइड में झारखंड स्थित है। तो यहाँ हम पार्टिकुलर एक चीज़ों को रटेंगे नहीं कि बिहार के दक्षिण में झारखंड है या तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में झारखंड, ऐसा नहीं। आप मैप के माध्यम से देखें, चीज़ें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, आपको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। झारखंड जो यह राज्य बना, राज्य झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड, झार प्लस खंड, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो झार मतलब होता है, जैसा कि आप आम बोलचाल में या तो अस्थाई भाषा में जो बोलते हैं, आम भाषा में जंगल, झाड़, तो वैसे आप यहाँ देखिए झार, झार मतलब अर्थात हम लोग वन बोल सकते हैं, और खंड मतलब प्रदेश। तो वन प्रदेश, आप इसे मिलाइए, वन प्लस प्रदेश अर्थात वन प्रदेश। अर्थात वनों का प्रदेश को हम लोग वन प्रदेश करते हैं, और झारखंड में तो ऐसे ही वन पाए जाते हैं, तो वन प्रदेश का नाम ही पड़ा झारखंड। अगर पूछा जाए झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो है वन प्रदेश। अब जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ वह हमारे देश का 28वां राज्य के रूप में यह उभर कर आया है। 28वां राज्य का निर्माण हुआ है। 28वां राज्य का निर्माण झारखंड है। अगर देखा जाए तो प्रथम साहित्य उल्लेख ऐतेय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। अब अगर आप देखे होंगे कि इनका जो उल्लेख है, इन्हें कहीं कहीं पुंडरिक देश भी कहा गया है, कहीं कहीं से पशु भूमि भी कहा गया है, कभी कभी इन्हें मुरंड भी कहा गया है, मुंड भी कहा गया है और मुंडल भी कहा गया है। या तो आप इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग इन्हें नाम के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आइए हम इसे डिटेल में देखते हैं कि किस जगह पे इसका नाम जो है अलग अलग रूप में प्रदर्शित किया गया है। आइए हम आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा, चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह लो लेवल से हाई लेवल तक चीज़ें बताई जा रही है।
इनका शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गया कि वन प्रदेश है। कैसे है आपको हम चीजें बता चुके हैं। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड का नाम पुंडरीक देश के नाम से जाना गया। दिग्विजय महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो किस नाम से संबोधित किया गया, तो पुंडरीक प्रदेश। पुंडरीक प्रदेश के नाम से इसे संबोधित किया गया। इसी ग्रंथ में इनका एक और नाम दिया गया, उसका नाम है पशुभूमि। झारखंड को पशुभूमि भी कहा गया, पुंडरीक प्रदेश भी कहा गया दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश कहा गया। दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश एवं पशुभूमि कहा गया। दूसरा, आपके मन में, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो भारत में यहाँ संस्कृति के तौर पे देखा जाए तो यहाँ वेद भी हैं और पुराण भी हैं। तो अगर यहाँ वेद की बात की जाए तो झारखंड का वर्णन वेद में भी है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। अगर साहित्य की बात करें तो उत्तर वैदिक साहित्य में भी इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेदिक प्लस उत्तर वैदिक साहित्य में भी इसका वर्णन मिलता है। हम लोग वेद देख लिए, क्या इसका वर्णन पुराण में भी मिलता है? तो हाँ, इसका वर्णन पुराण में भी मिलता है। वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है। तो वायु पुराण में जो वर्णन मिलता है, क्या वहां डायरेक्ट झारखंड बोला गया है? नहीं, वहां डायरेक्ट झारखंड नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है हम आपको भी बताते हैं। विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है। इसे हम लोग मुरंड के नाम से, अगर आप वायु पुराण सुन रहे हैं, वायु पुराण पढ़ रहे हैं, अगर आपको वहां मुरंड जैसे शब्द देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट आ जाना चाहिए कि यहां झारखंड का उल्लेख है। अगर विष्णु पुराण को सुन रहे हैं, विष्णु पुराण को देख रहे हैं, तो विष्णु पुराण में झारखंड का नाम मुंड कहा गया है। झारखंड का जो नाम है वहां मुंड के नाम से प्रयोग किया गया है। एक है टोलेमी ने झारखंड को मुंडल कहा है। मुंडल के नाम से संबोधित किया गया है। टोलेमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किए हैं। विष्णु पुराण में झारखंड का नाम डायरेक्ट झारखंड नहीं मुंड कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। दिग्विजय पर्व में पुंडरीक देश एवं पशुभूमि कहा गया है। अब आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं तुजुक ए जहांगीर एक बुक है, उसमें झारखंड को क्या प्रत्यक्ष रूप से झारखंड का नाम झारखंड ही रखा गया है या क्या रखा गया है? तो तुजुक ये जहांगीर, तुजुक ये जहांगीर में झारखंड का नाम खोखरा रखा गया है। खोखरा देखने को मिलता है। अब आता है कि आईने ए अखबरी, आईने ये यखबरी में झारखंड का नाम क्या मिलता है? तो यहां मिलता है कोकरा। कोकरा यहां देखने को मिलता है। अब आपको यह बताना है दोस्तों, याइने ए अखबरी के लेखक कौन थे? क्योंकि यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है। तो याइने ए अखबरी के जो थे वो राइटर कौन थे? हम आपको हिंट के लिए बता दें कि अकबर के एक नवरत्न
दरबारी थे, लेकिन अब उस दरबारी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर नहीं आता है तो आप जरूर लिखें कि आपको नहीं आता है, हम बताएंगे। लेकिन हम आपको यह प्रश्न दे रहे हैं कि आईने ए अखबारी जो पुस्तक था, यह इनके जो लेखक थे वो कौन थे, इनके जो लेखक थे वो कौन थे। और आईने ए अखबारी में झारखंड का नाम डायरेक्ट झारखंड ना मिल करके कोकरा देखने को मिलता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। चीज़ों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी किसी तरह की परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम आपके साथ हैं। हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, फैक्ट क्लियर करने के लिए हम आपके सामने हैं। आप किसी प्रकार का क्वेश्चन, किसी लेवल का क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल बेहिचक क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर क्षेत्र को भी कहीं कहीं अलग अलग नाम से, जैसे कुकुटलाड़ के नाम से फहियान जो थे, फहियान आप कौन थे, आपको चीज़ याद रहनी चाहिए। फहियान जो थे, जब छोटा नागपुर का उन्होंने अलग नाम दिया, क्या नाम दिया उन्होंने, कुकुटलाड़ कह के चले गए। मतलब झारखंड का नाम पहले जो चाहे जैसे चाहे लोग कपड़ा के जैसे चेंज किया है, कपड़ा के जैसे चेंज कर दिया है। इतना नाम आप देखिए, कोई पुंडरिक देश कहा, पशुभूमि कहा, मुरंड कहा, मुंड कहा, मुंडल कहा, खोखरा कहा, कोकरा कहा, इतने सारे नाम। फाइनली इसी नाम को इतने रूपों में ढाला गया है। छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल पुस्तक में, अब यहां हम लोग छोटा नागपुर की बात कर रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल में नागभूम के नाम से प्रदर्शित किया गया। छोटा नागपुर क्षेत्र को रसिक मंगल एक पुस्तक है। रसिक मंगल पुस्तक में नागभूम के नाम से छोटा नागपुर का नाम का वर्णन मिलता है। अर्थात कहिए कि छोटा नागपुर का जो नाम मिलता है रसिक मंगल पुस्तक में, वह नागभूम के नाम से मिलता है। अब यहाँ जो फहियान आए थे, फहियान अर्थात जो चीनी यात्री छोटा नागपुर आए थे, उन्होंने छोटा नागपुर का एक अलग नाम दिया। इन्होंने बोल दिया कुकुटलाड़ के नाम से छोटा नागपुर को संबोधित किया। उम्मीद है आपको चीजें समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपको हम अलग वे में अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आपको चीजें यहाँ समझने की बात कम, लेकिन आपको याद रखने की चीजें यहाँ काफी जरूरी होती है। बार चेंज किया गया, छोटा नागपुर का नाम कितना बार चेंज किया गया, क्या क्या रखा गया। अब हम आपको बताते हैं कि संथाल परगना आपके मन में ऐसा, दिमाग में आपका ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। देवघर का क्षेत्र, दुमका का क्षेत्र, साहेबगंज का क्षेत्र, पाकुड़ का क्षेत्र, गोड़ा का क्षेत्र आपके दिमाग में, क्योंकि संथाल परगना चूंकि आपको पता है कि परमंडल है, और परमंडल के अंतर्गत जो जिले आते हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो क्या संथाल परगना का नाम पहले ही संथाल परगना था या इसे बाद में संथाल परगना रखा गया? तो पहले कौन कौन से नाम थे? जैसे छोटा नागपुर का बहुत सारे नाम हैं, झारखंड के बहुत सारे नाम आए, तो वैसे में संथाल परगना का भी बहुत सारे नाम आए। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड कहा गया, नरीखंड कहा गया। बाद में इसी को चेंज कर दिया गया और इसका चेंज कर दिया गया और इसे कोंकजोल कह दिया गया, कोंकजोल कहा गया। पहले नरीखंड कहा गया, फिर कोंकजोल कहा गया। अब एक हेमसंग ने कीचिंग काइला, एक हेमसंग थे जिन्होंने काइला, संथाल परगना का नाम जो रख दिए वो कीची काइला के नाम से संबोधित किए। अब आते हैं कि
शहबाज खान, शहबाज खान। और अब्दुल हई, दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखे थे मथिर उल उमरा, मथिर उल उमरा, जिसमें से संथाल परगना का उन्होंने भी नाम चेंज किया था, अर्थात संबोधित किया था। वो रखे थे नाम कोकराह, कोकराह। उम्मीद है दोस्तों आपको नाम क्या क्या रखे गए थे। सर्वप्रथम अर्थात पूरा कालीन इतिहास में झारखंड का, अर्थात झारखंड का क्या नाम रखा गया था, छोटा नागपुर का क्या नाम रखा गया था, संथाल परगना का क्या नाम रखा गया था, चीजें आपको क्लियर हो गई। आपको यहाँ चीजें समझने वाली कम है, लेकिन याद करने वाली चीजें आपको ज्यादा है। अगर जो भी समझाया गया प्रॉब्लम हो जाती है तो आप पूछ सकते हैं। अब होता है कि इतिहास के स्रोत प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। क्या कोई आदमी अब यहाँ आके बताएगा कि पहले का इतिहास ऐसे था? क्या पहले का आदमी यहाँ बताता है कि पहले का इतिहास ऐसा था, वैसा था, तब लेखक लिखते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के साहित्य से प्राप्त किया जाता है, वहाँ के औजार देखे जाते हैं, वहाँ के मिट्टी के बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन हो, स्मारक हो या अभिलेख हो, इन सारे से पता चलता है। खोजकर्ताओं इनकी खोज करते हैं, तो अब इसमें से पता चलता है कि यह जो औजार पाया गया, यह मिट्टी का बर्तन पाया गया, या स्मारक पाया गया, या अभिलेख पाया गया, ये सारे जो स्मारक हैं, अभिलेख हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, औजार हैं, वो किस काल के हैं, उसी क्यों अंदाजा लगाते हुए, उसकी प्रूफ लेते हुए, उनकी साक्ष्य प्राप्त करते हुए उन्होंने बुक में लिखते हैं। तो हम लोग सीधा तौर पे अगर देखा जाए तो इतिहास के स्रोत, इतिहास प्राप्त करने के स्रोत जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो आते हैं वो औजार मिल जाते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन, स्मारक, अभिलेख, इन सारी से मिलने से जो जानकारी प्राप्त होती है वह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। एक होता है साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत जैसे यूनानी साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, तिब्बती साहित्य, ये सारे साहित्यों से जो जानकारी प्राप्त होती है वह होती है साहित्य स्रोत। उम्मीद है आपको साहित्य स्रोत, आपको यह कहाँ से, इनके स्रोत क्या होते हैं, अर्थात इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत और साहित्य स्रोत के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि पहले जो आप यहाँ देखिए जनजाति, जनजाति जो वो बिरहोर, बिरजिया और असुर जनजाति, झारखंड में 4,000 ईसा पूर्व पहले, 4,000 ईसा पूर्व पहले ताम्र युग आया। अब ताम्र युग आया तो उसी को गलाने में, उसी के काम में लगे रहे बिरहोर, बिरजिया और असुर। अर्थात आपका हम कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो आया वह ताम्र काल आया। झारखंड में सबसे पहले ताम्र काल आया। वही कामों में बिरहोर जनजाति, बिरजिया जनजाति और असुर जनजाति इसी काम में अपन संलग्न रहते थे। दूसरा यहाँ आता है कांस्य युग। जैसे ही ताम्र युग का समाप्ति होता है वैसे ही कांस्य युग का प्रारंभ होता है। अब कांस्य युग का प्रारंभ हुआ तो इसमें जो है बिरजिया और असुर लोग संलग्न थे। असुर और बिरजिया लोग संलग्न थे, काम कर रहे थे, इनका निष्कर्ष कर रहे थे, इनका जो है इनके कामों में लगे हुए थे, कांस्य युग के कामों में लगे हुए थे। अब ऐसा माना जाता है कि बिरजिया और असुर जो जनजाति थे सबसे पहले कांस्य
को प्रयोग में लाए होंगे। देखिए, ऐसा माना जाता है, ये डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है। जब तक किसी को प्रूफ ना मिल जाए, किसी को वैसा प्रूफ नहीं मिल जाए, तब तक आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि यही लोग उपयोग में लाए होंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि विरजिया और असुर जो हैं सबसे पहले कांस्य को अपने उपयोग में लाए होंगे। अब तीसरा आता है लोह युग। लोह युग अर्थात तो लोह काल कह सकते हैं। तो लोह युग जो है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का समय है। यहां जो होते हैं झारखंड में एक उच्चतम क्वालिटी के लोहा पाए जाते हैं। ये उच्चतम क्वालिटी के लोहा पाए जाते हैं और इनके कामों में जो संलग्न थे वो थे असुर जनजाति। उम्मीद है दोस्तों आपको यह चीजें क्लियर हो गया होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हम काफी हद तक कोशिश किए हैं। अगर फिर भी किसी तरह की परेशानी या किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो लोहे होते थे ये उच्चतम कोटि के होते थे और इस लोहे का उपयोग तलवार बनाने में किया जाता था। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आपके सामने अगले वीडियो लेकर के आएंगे झारखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे।